हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सामान्य हिंदी, जो कि बिहार से मेंस के लिए। और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है समास। तो आपको पता है कि समास से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। करीब 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आपको क्वालिफाई करना है 30 मार्क्स के साथ, यानी 30 क्वेश्चंस के साथ आपको क्वालिफाई करना है। तो अगर आप समास को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स चांसेस बन जाता है कि आप आसानी से पास कर पाओ। तो समास को आज मैंने एक वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एमसीक्यू के थ्रू आपको समझाऊंगा। अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो समास आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। इसे हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, समास कहते हैं 2 या फिर 2 से अधिक शब्दों के मिलकर के बने हुए सार्थक जो शब्द होता है उसे समास कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट से ये पूछा जा सकता है कि समास के कितने भेद कह सकते हैं या फिर क्या समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के टोटल 6 प्रकार होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समास के कुल कितने प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होता है। कौन कौन सा होता है एक बार मैं आपको नाम बताता हूँ। अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, 5th नंबर पे द्विगु रख सकते हैं और लास्ट 6ठे नंबर पे द्वंद्व समास रख सकते हैं। इन सभी में कौन कौन से चीज़ों को कौन कौन समास कहते हैं उन सभी को एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू। तो बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास को हम लोग संक्षेप कहते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर के जब ये शब्द बनाया जाता है, जैसे राजा का पुत्र। राजा का पुत्र अगर हम संक्षेप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट में कह सकते हैं राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र हुआ। तो इसको संक्षेप में क्या आता है, इसी को कहा जाता है समास का जो शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। सही आंसर है ऑप्शन ई, संक्षेप। 6 प्रकार होते हैं, 6 को नाम मैंने आपको बता दिया, याद रखना है। निम्न में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अवयवी भाव समास है। तो अवयवी भाव समास को हम लोग पहचानते कैसे, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। सबसे पहला चीज़ तो आपको ये देखना है कि इसमें क्या होता है कि उपसर्ग से स्टार्ट होता है। उपसर्ग प्रत्यय आपको पता है कि किसी भी शब्द के पहले जो लगता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आ हो गया, उप हो गया, प्रति, अनु, इस तरीके से। जैसे प्रतिदिन हो जाता है, अनु लगेगा तो अनुकूल बनता है, आ लगेगा तो आजन्म बना सकते हैं। ये हमारा उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे प्रति देख सकते हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट समझने का मतलब ये होता है कि इसमें जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। यानी 2 जो पद होते हैं उसमें पहला पद प्रधान होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ दिन कहता हूँ, दिन कहता हूँ, ठीक है, नॉर्मल दिन है, लेकिन अगर मैं इसके पहले प्रति लगाता हूँ तो क्या बनता है कि दिन के लिए ये प्रति जो है वो काफ़ी खास बना देता है। यानी कि प्रतिदिन, एवरीडे की बात अब करने लगता है। तो यहाँ पे प्रथम जो पद होता है वो प्रधान होता है। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसमें सबसे पहला जो पहचानने का तरीका है, आपको उपसर्ग देख लेना है। उपसर्ग देखिएगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझना है कि एक तो विशेषण और विशेष्य की बात भी की जा रही है, यानी कि दूसरा जो पद होगा, दूसरे पद में पहला पद जो लगता है वो प्रधान बनाता है और साथ साथ उसकी विशेषता भी बताता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं नीलकमल। नीलकमल, अब यहाँ पे समझिएगा कि जैसे कमल है, कमल सिंपल सी भाषा में कमल है, लेकिन कमल के पहले अगर नील लग गया तो इसकी ये विशेषता बता दे रहा है, यानी कि विशेषण का काम कर जा रहा है कि विशेषता बता रहा है कि ये क्या है, कमल कैसा, नीला है। कमल कैसा, नीला। प्रधान भी तो हो गया, प्रथम पद प्रधान भी हो गया, लेकिन इसकी विशेषता भी बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि ये किसके अंतर्गत आता है, कर्मधारय के समास। कर्मधारय जो समास है इसके अंतर्गत आता है, यानी कि इसने कोई अपना धारण किया हुआ है। कमल कैसा है, नीला है, नीला कलर वो धारण किया हुआ है। ठीक है। अन्य उदाहरण की बात करें जैसे कह सकते हैं चरण कमल। चरण कमल यानी कि उनका चरण कमल के समान है, चरण कमल। कनकलता हो जाता है, साथ ही साथ घनश्याम याद रख सकते हैं। देहलता याद रखिए, यानी लता रूपी जो देह है, देह लता, ये याद रख सकते हैं। चंद्रमुख बहुत पूछा जाता है। चंद्रमुख यानी कि उनका जो मुख है वो किस तरह से है। मुख तो सिंपल सी बात होगी, मुख हो गया, लेकिन चंद्र अगर उसके पहले लग जाता है तो हम यहाँ पे कहते हैं कि मुख का जो चंद्र, यानी कि उनका जो मुख है वो किस तरह है, चंद्र के समान है। तो ये होता है कुछ विशेषता धारण कर देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय।
ठीक है, ध्यान रखिएगा कर्मधारय बहुब्रीहि ये सभी इंपॉर्टेंट होता है। बस एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और हर चीज़ को ध्यान से समझिए, सुनिए, क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस कहीं से किसी बुक से लगाइएगा, सब चीज़ क्लियर होगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान होता है। कोई भी अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे विषधर, चलिए विषधर एक ले लेते हैं। विषधर अगर मैंने लिया तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, यानी कि विष और धर दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो रहा है, किसी भी कोई मतलब नहीं निकलता है। इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता आ जाती है, दोनों पद अप्रधान होता है, इसमें तीसरा, यानी अगर हम विषधर कहते हैं तो विषधर का मतलब क्या हुआ कि विष को धारण करने वाला, यानी कि सर्प, सांप की बात की जा रही है, सर्प है, तो सर्प यहाँ पे तीसरे की बात आ जाती है, तब हम वहाँ पे कहते हैं कि ये हमारा बहुब्रीहि समास है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे दशानन, ये क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। दशानन, दशानन से अगर हम तोड़े तो इसमें कुछ हमें पता नहीं चलेगा। दशानन, दस यानी कि 10 है, आनंद जिसके, इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पे देखें दशानन कहने के साथ ही आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि बात रावण की जा रही है। दशानन रावण हो गया, रावण। यानी कि जब भी हम शब्द को देखेंगे उससे अगर तीसरा मतलब निकल जाता है, किसी और की बात कही जाती है, तो वहाँ पर हम समझते हैं कि वो बहुब्रीहि की बात कही जा रही है। और एग्जाम्पल लेता हूँ, और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पंचानन कह सकते हैं। पंचानन, 5 है आनंद जिसके, यानी कि किसको कहा जाता है? 5 है आनंद जिसके, शंकर, शंकर, ये डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, शंकर। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें दसमुख, दसमुख यानी कि 10 है मुख जिसके, वो भी बात रावण की जा रही है। यानी कि अगर मैं कोई भी शब्द लेता हूँ उसका मतलब डायरेक्ट किसी और तीसरे को इंगित करता है, तब हम वहाँ पे कहते हैं कि वो बहुब्रीहि समास है। और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझना है, समझते रहिए। जैसे कि नाकपति की बात करें, नाकपति का मतलब क्या होता है? नाक मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी में नाक का मतलब, नाकपति का मतलब होता है स्वर्ग का पति, जिसको हम लोग कहते हैं इंद्र को। इंद्र को, ये हो गया डायरेक्ट, इंद्र किसी तीसरे को संकेत करता है। चक्रधर, चक्रधर का मतलब चक्र को धारण करने वाला, कौन होंगे? चक्र को धारण करने वाले कृष्ण, सुदर्शन चक्र धारण करते हैं कृष्ण, ठीक है। दीर्घ बाहु की बात करें, दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसके, यानी कि विष्णु, ये क्लियर हो गया, विष्णु। ठीक उस तरह से महेश्वर, महेश्वर यानी कि महा है जो ईश्वर, कौन है? वो है शिव, महा है जो ईश्वर शिव। सूर्यपुत्र की बात करें तो सूर्यपुत्र से कहने का मतलब आपको पता चल जाता होगा, सूर्यपुत्र यानी कि कर्ण की बात की जा रही है। कर्ण, सूर्यपुत्र मैंने कहा, लेकिन आपने समझा कर्ण, तो बात कहीं तीसरे की जा रही है, तो वहाँ पे आप समझेंगे कि बहुब्रीहि समास है। ठीक उस तरह से लोकनायक, लोकनायक किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है, क्लियर हो गया। चक्रपाणी की बात करें तो चक्र है पाणी में जिसके, यानी कि विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है वो? शिव, भगवान शिव, ठीक है। तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे? बहुब्रीहि के अंतर्गत। तो आई होप कि फ्रेंड्स इतने सारे एग्जांपल से ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा कि बहुब्रीहि किसे कहते हैं, कर्मधारय किसे कहते हैं, अवयवी भाव को कैसे समझते हैं। 3 तो स्टार्टिंग के 3 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय, पहले शब्द को समझिए और उसका विग्रह करने की कोशिश करिए, उसको तोड़ने की कोशिश करिए। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जितेंद्रिय यानी सारी इंद्रियों को जीतने वाला, किसको कहते हैं? भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को जब किसी तीसरे की बात आ जाती है तो वहाँ पे बहुब्रीहि होगा, ठीक है, बहुब्रीहि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर, अब ध्यान दीजिएगा, देवासुर, अगर हम देवासुर को तोड़ें, समास विग्रह करें, तो आप कहेंगे यहाँ पे बनेगा देव और असुर। देव और असुर को तोड़ेंगे तो यानी कि देव और असुर, सॉरी असुर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? देवासुर का मतलब देव और असुर। यहाँ पे देखिए, जब भी किसी समास, किसी भी शब्द को अगर समास विग्रह करते हैं तो और का चिन्ह है या फिर योजक चिन्ह है। जैसे कि अगर हम माता पिता लिखते हैं, माता पिता, इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि योजक चिन्ह आता है। पाप पुण्य हो गया तो ये योजक चिन्ह है, या फिर योर है तो वो आ जाता है द्वंद्व समास के अंतर्गत, द्वंद्व समास के अंतर्गत। यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देशांतर। देशांतर, देशांतर का मतलब क्या होता है? देशों में अंतर, देशों का अंतर, इस तरह से। यानी कि ध्यान रखिएगा, जब भी समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो। कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपने पढ़ा होगा, कारक टोटल 8 चिन्ह होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा होता है, साथ ही साथ संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, आपादान से, यहाँ पे अलगाव के अर्थ में होता है आपादान से, संबंध में होता है का, की, के, रा, री, रे, ये तरह के,
और अधिकरण में पर। तो ये सभी अगर आपको दिखे समास को तोड़ने के साथ तो हम वहाँ पे कहते हैं कि ये तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। जैसे देशांतर की मैंने बात की तो देशों का अंतर, देशों में अंतर, तो वो आपका यहाँ पे क्या है, देशों का अंतर करें या फिर देशों में अंतर में और पर, यानी कि आपका कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो कारक चिन्ह का लोप का मतलब तत्पुरुष समास, बस ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैंने आपके बोल दिया कि राजपुत्र, तो बताइए राजपुत्र में कौन सा समास होगा, राजपुत्र में कौन सा समास होगा। तो राजपुत्र को अगर आप समास विग्रह करेंगे तो ये क्या बनेगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पे आपने देखा कि का शब्द का जो चिन्ह है वो लोप हो रहा है, कारक चिन्ह में का लोप हो रहा है, तो लोप होने का मतलब डायरेक्ट हम समझ जाएंगे कि ये हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनानाथ में कौन सा समास है, ध्यान दीजिएगा। तो दीनानाथ हम कह सकते हैं दीनों का नाथ, दीनों का नाथ, यहाँ पर भी का चिन्ह का लोप हो रहा है, तो तत्पुरुष समास। जब भी कारक चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष को टिक कर दीजिए, कोई समस्या नहीं होगा। मुख्य दर्शन, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है, मुख्य दर्शन, तो आप ध्यान दीजिएगा, मुख्य दर्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, मुख का दर्शन, किसका दर्शन, मुख का दर्शन, यानी कि का चिन्ह का लोप, तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है, बताइए कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का, बहुब्रीहि में क्या होता है, किसी तीसरे की बात कही जाती है, किसी तीसरे की बात कही जाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे पंचानन, तो पंचानन में क्या देखा था, 5 है आनंद जिसके, वो कौन थे, शंकर, शंकर, ये आपका हो गया इसके अंतर्गत, जो कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। ठीक है, निशाचर, निशाचर में कौन सा समास है, निशाचर का मतलब सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं, यानी राक्षस, निशाचर मतलब राक्षस, और राक्षस जब किसी तीसरे की बात की जाती है तो बहुब्रीहि को टिक करते हैं, यानी ऑप्शन सी होगा। चौराहा में कौन सा समास है, अब देखिए चौराहा यानी कि संख्यावाचक जब भी आ जाए, जब भी किसी शब्द में संख्यावाचक आ जाए, जैसे हो गया त्रिभुवन, हो गया आपका त्रिमूर्ति, हो गया चौराहा, हो गया, तो ये सभी के सभी किस में आता है, द्विगु, द्विगु नाम से क्लियर होगा, द्वि यानी कि संख्या से क्लियर किया जा रहा है, द्विगु। तो इस तरह से जब भी संख्यावाचक की बात कही जाती है तो वहाँ पे आप द्विगु समास को टिक करिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि 10 मुख, 10 मुख यानी कि 10 है मुख जिसके, रावण, तो रावण क्लियर, यानी कि तीसरा बात आ जा रहा है, तो हम यहाँ पे बहुब्रीहि को टिक करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आज की इस वीडियो का लाइक का मैं एम रखता हूँ 850 लाइक्स का, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद ये हिंदी को मैं कर पाता हूँ। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि 850 लाइक्स आप ज़रूर करेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि सुपुरुष, सुपुरुष में कौन सा समास है, सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष का मतलब आप समझेंगे तो थोड़ा क्या होगा, सुपुरुष यानी कि उत्तम पुरुष। पुरुष कैसा है, पुरुष उत्तम है, यानी कि उसकी कोई विशेषता है कि पुरुष वो कैसा है, कोई होता है दुष्चरित्र होता है, उसका पुरुष दुष्चरित्र होता है, कोई होता है अच्छा पुरुष होता है, यानी कि यहाँ पे सुपुरुष है तो पुरुष अच्छा है, उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, तो यानी कि उसने कोई कर्म धारण किया है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उसकी विशेषता है ऑप्शन सी, कर्म धारण। क्लियर हो गया, ऊपर आपको बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो ऊपर हम लोग बताते हैं ना कि विशेषण और विशेष्य की इसमें विशेषता होती है, तो उस समास को हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं, कर्मधार। जैसे कि नील कमल था, तो कमल की विशेषता क्या थी कि वो नीला है, ठीक है, नीला है, तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है तो कर्मधारय को टिक करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक शब्द जो द्विगु समास है, द्विगु यानी कि द्वि यानी कि संख्या, संख्या कौन सा होगा, सप्ताह, सप्ताह यहाँ पे संख्या, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, फिर से यहाँ पे देखिए द्विगु समास की बात की जा रही है, द्विगु, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन डी को टिक करेंगे। द्विगु समास यानी कि संख्या की बात की है तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी कि द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास हो जाता है तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है। द्वंद्व समास को कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको बताया था कि या फिर इसमें और का चिन्ह होता है, और छिपा हुआ होता है, या फिर योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें रुपया पैसा, रुपया पैसा यानी रुपया और पैसा, या फिर योजक चिन्ह तो आपको डायरेक्ट दिख ही रहा है, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। माता पिता, दिन रात, पाप पुण्य, ये सभी इसी के अंतर्गत आता है। देखिए फिर से आ गया कि पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप पुण्य यहाँ पे द्वंद्व समास को टिक करेंगे, द्वंद्व समास ऑप्शन बी।
लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, जिसको किस कहते हैं? गणेश। तीसरे की बात आ जा रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम यानी कि देश से प्रेम, देश से प्रेम, यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है, कारक चिन्ह का लोप है तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर यानी कि परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, क्या हो जाएगा? परम है जो ईश्वर यानी कि ईश्वर कैसा है? तो परम है, परम है जो ईश्वर यानी कि वो ईश्वर कैसा है? तो परम है यानी कि उसमें कुछ विशेषता है तो कर्मधारय, विशेषता की बात की जाती है तो कर्मधारय को टिक करेंगे। नवग्रह में कौन सा समास है? संख्या की बात आ गई, संख्या यानी कि द्विगु, जो दो से स्टार्ट होता है यानी कि दो, द्विगु, तो द्विगु को टिक करेंगे। संख्या की बात की जाती है तो द्विगु समास को, ऑप्शन ए। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होगा? कन्या का दान, कन्या का दान, कारक चिन्ह का लोप है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? इस तरह से देखेंगे संबंध में का, की, के, रारी, रे, संबंध जो कारक चिन्ह है उसके साथ, यानी कि आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा कन्यादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट वन है कि नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल, कमल कैसा है? कमल जो है वो नीला है, कमल जो किसका, किसका नहीं, कमल जो कैसा है? तो नीला है, तो कर्मधारय यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी कर्मधारय। तो देखिए नीलकमल और नीलकंठ दोनों में फर्क होगा, क्योंकि नीलकंठ किसी और को डिनोट कर देगा। जैसे नीलकंठ कहते हैं तो डायरेक्ट आप शंकर के बारे में सोच लेते हो, भगवान शंकर, शिव के लिए, क्योंकि उनका कंठ नीला था। तो अगर हम वहाँ पे जिस तरह से किसी तीसरे की बात आ जाती है तो वहाँ पे बहुव्रीहि को टिक करना, ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, तो यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा तो तत्पुरुष समास को टिक करेंगे, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की यानी धक्का और मुक्की कह सकते हैं, धक्का और मुक्की, या फिर धक्का मुक्की योजक चिन्ह के साथ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी योजक चिन्ह आता है तो द्वंद्व समास को ही टिक करना होता है, ऑप्शन सी। तन मन धन, ये भी आपका योजक चिन्ह के साथ ही क्लियर होगा, तन मन धन, तन और मन और धन, इस तरह से, तो ये भी हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आएगा, ऑप्शन डी। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी, तो चक्रपाणी का मतलब क्या होता है? चक्र है पानी में जिसके, वो है आपका कौन? विष्णु, विष्णु यानी कि किसी तीसरे की बात आ जाती है तो वहाँ पे बहुव्रीहि को टिक करते हैं, ऑप्शन बी। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी, मृगनयनी देखिए ध्यान दीजिएगा, मृगनयनी, उसका नयन कैसा? मृग की तरह है, उसका नयन कैसा? मृग की तरह, यानी कुछ विशेषता बता रहा है, किसी तीसरे को नहीं डिनोट कर रहा है। मृगनयनी यानी मृग की तरह उसका नयन है, तो यहाँ पे उसने कर्मधारय, उसकी विशेषता बता, उसके नयन की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन सी कर्मधारय, ठीक है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज को हम लोग दो तरह से समझते हैं। चतुर्भुज को सबसे पहले दो समझते हैं, जैसे चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, तो चार भुजाओं वाला अगर हम कहें तो वो किसको कहते हैं? चार भुजा यानी कि संख्या की बात की जाती है, तो संख्या की जब बात की, चतुर्भुज जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, संख्यावाचक, तो संख्यावाचक क्या ऑप्शंस में हमें द्विगु समास दिख रहा है? द्विगु समास दिखता तो हम ठीक करते कि चलो ठीक है द्विगु समास होगा, लेकिन ऑप्शंस में तो द्विगु है नहीं। तो चतुर्भुज हम एक और नाम से जानते हैं, चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं वाले किसे? विष्णु को कहते हैं, चार भुजाओं वाले विष्णु उनको, यानी कि किसी तीसरे को चतुर्भुज कहा मैंने, लेकिन आपने समझा विष्णु, तो वो बहुव्रीहि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से भी समझना होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक ही चीज़ का मतलब दो निकल जाता है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन के थ्रू देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। वनवास में कौन सा समास है? वनवास यानी कि वन का वास, वन में वास, कर्म, यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है, जब कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो बिना सोचे समझे तत्पुरुष समास को टिक करेंगे। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? सबसे पहले तो विग्रह करेंगे। पीताम्बर यानी कि पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, जिसको हम कहते हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण, तो यहाँ पे किसी और की बात आ जा रही है तो बहुव्रीहि। लास्ट क्वेश्चन से समास क्लियर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स फिर भी आपको माइंड में डाउट हो, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कहेंगे तो हम एक और वीडियो इस पर अपलोड कर देंगे समाज से, ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके बताएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के थ्रू कुछ जरूर कहिएगा, अपना विचार, अपना जो भी विचार हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? तो युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर यानी कि कारक चिन्ह का लोप है, युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये 35 MCQ के थ्रू समास अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छे तरीके से नहीं समझे तो एक बार वीडियो को फिर से ध्यान से समझिए और ध्यान से सभी 6 प्रकार के जो भी समास हैं उनको याद रखने की कोशिश करिए कि उनके पहचानने का तरीका क्या है। जो भी मैंने पॉइंट्स बताया उन सभी को आप ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जो एम लाइक का रखा गया 850 लाइक्स, उसे ज़रूर कंप्लीट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए ताकि आने वाले फ्यूचर की सभी वीडियो आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।